Namaskar. We can prevent certain diseases from happening, right? So asthma is also one of those जो healthy gut bacteria का imbalance होने से काफी chronic diseases होते हैं, and one of those is asthma. You do a phenomenal job. दोस्तों, वेलकम टू टी सीरीज चाय पे चर्चा। हम सबकी वेलबींग के लिए चर्चा करेंगे एक एक्सपर्ट से। सिंगापुर से जूही शुक्ला का नमस्कार। ये कहा जाता है कि लाफ अ लॉट, इट क्लियर्स लंग्स। खूब हंसा कीजिए ताकि आपके फेफड़े साफ रहें। आज हम लंग से जुड़ी बीमारी एस्थमा पे चर्चा करेंगे डॉक्टर मनीषा से। डॉक्टर मनीषा नेवास्कर पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के अस्थमा, एलर्जी एंड स्लीप मेडिसिन विभाग में कार्यरत है। इसके अलावा वे ल्यूसेल पैकर्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल स्टैनफोर्ड, जॉन मुर मेडिकल सेंटर, कैलिफोर्निया पैसिफिक मेडिकल सेंटर के साथ कई और हॉस्पिटल्स में भी अटेंडिंग पीडियाट्रिक पल्मोनरी के रूप में पदस्थ है। डॉक्टर मनीषा नेवास्कर का नाम बेस्ट डॉक्टर्स इन अमेरिका डेटाबेस में इंक्लूड किया गया है। उन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस फाउंडेशन केयर सेंटर से आउटस्टैंडिंग पार्टनर अवार्ड और सिस्टिक फाइब्रोसिस फाउंडेशन क्वालिटी केयर अवार्ड दिया गया है। हेलो डॉक्टर मनीषा। हाय। वेलकम टू टी सीरीज। लेट्स चीयर्स विद टी। यस, मेरी चाय यहीं पे है। मैं आज ग्रीन टी पी रही हूँ आपके साथ क्योंकि आज आपने ग्रीन ड्रेस पहन रखा है। थैंक यू जूही। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। Thanks a lot. Actually, Manisha, I'm very excited and delighted to welcome you today because the concept of Tea series was actually your idea, and I'm glad you could find some time for the third episode. Thank you, Juhi. I always look forward to talking to you, and मैंने आपके बाकी इंटरव्यूज भी देखे हैं और आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं. You are using this medium to educate people, and मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जो कोशिश कर रही हैं. It's really commendable. थैंक यू सो मच मनीषा। एंड आप इतना समय निकाल रही हैं, अपनी संडे इवनिंग हमारे साथ बिता रही हैं सिर्फ इसलिए कि लोग आज एस्थमा के बारे में समझें, और स्टैनफोर्ड डॉक्टर अगर कुछ खास बातें बताएं तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस चैट के बाद लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ फर्क आए, तो चलिए बात करते हैं एस्थमा पे। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि एस्थमा, दमा होता क्या है? सिंपल शब्दों में दमा जो बीमारी है अस्थमा की, उसमें क्या होता है कि जो अपने एयरवेज रहते हैं, जो फेफड़े या लंग्स जो रहते हैं, इट हैज ब्रोंकियल ट्यूब्स, राइट? जो एयरवेज रहते हैं उनमें स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन होती है। तो वो इन्फ्लेमेशन या सूजन के कारण सिम्टम्स होते हैं, उस बीमारी को दमा बोलते हैं। क्या ये एलर्जी से रिलेटेड है? क्या दमा एक तरह की एलर्जी की कंडीशन है या ये एक अलग बीमारी है? जो दमा है वो एलर्जी के कारण भी हो सकता है, पर उसके अलावा और भी अलग रीजंस होते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज़मा. Allergic asthma is one of them. So asthma secondary to allergies is, in other words, a common reason to have asthma. और बाकी और भी दूसरे टाइप के asthma होते हैं. तो सबसे पहले हम एस्थमा के सिम्टम्स को समझें आपसे कि एस्थमा के सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स काफी कॉमन रहते हैं। तो जैसे एलर्जीज की वजह से आजमा हो, चाहे पोल्यूशन की वजह से आजमा हो, या रेस्पिरेटरी वायरसेस उसकी वजह से अगर वीजिंग और ये सब हो, तो सिम्टम्स लगभग सब समान ही रहते हैं. थोड़ी बहुत बाकी जो फीचर्स रहते हैं उसमें थोड़ा फर्क रहता है, बट मेनली दमा जो बीमारी रहती है उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है वो होता है खांसी. खांसी एक कॉमन सिम्टम है. उसके अलावा सांस की तकलीफ होना या दम भरना, ये भी कॉमन सिम्टम्स होते हैं. और वीजिंग जो होती है, एक विजलिंग नॉइज आती है चेस्ट में से, वो भी एक कॉमन सिम्टम होता है एज़मा का. उसके अलावा जैसे एक्सरसाइज करने में तकलीफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विद एक्सरसाइज, वो सब भी होती हैं सिम्टम.
तो अस्थमा की शुरुआत कब होती है, और मान लीजिए बच्चों में अस्थमा शुरू से होता है क्या? तो अगर किसी बेबी को अस्थमा है तो कैसे पता चले पेरेंट्स को कि बच्चे को इस समय अस्थमा का अटैक हो रहा है? एस्मा जो है काफी बच्चों में इन्फेंसी से ही होना शुरू हो जाता है। तो मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि एट बर्थ वो सिम्टम्स रहते नहीं हैं। तो यूजुअली 2-3 महीने 4-5 महीने के बाद में कुछ कुछ बच्चों में शुरू हो जाते हैं सिम्टम्स। जैसे सबसे कॉमन जो प्रेजेंटेशन जो रहता है एस्मा का बच्चों में, वो होता है कि जैसे उनको कोई रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन होता है, और उससे जैसे ही इन्फेक्शन होता है, सर्दी खांसी शुरू होती है, उसके साथ में चेस्ट में भी स्वेलिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से वीजिंग और ब्रीदिंग ट्रबल होने लगता है। तो वो इन्फेंट्स जो बच्चे रहते हैं वो तो बता नहीं पाते हैं, राइट? बट बड़े जो बच्चे रहते हैं एडल्ट्स, उनमें चेस्ट टाइटनेस बोलते हैं उसको। सो चेस्ट टाइटनेस काफी कॉमन सिम्टम रहता है एस्मा का। पर जो इन्फेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें खांसी और वीजिंग और जैसे सांस तेज चलती है, वो सब काफी सिम्टम्स देखने मिलते हैं। अस्थमा के जो सिम्टम्स है वो बचपन से बड़े होते तक डेवलप अलग अलग स्टेजेस में पहुंचते हैं कि सिमिलर ही रहते हैं वो थ्रू आउट? माफ कीजिएगा, मुझे अस्थमा का थोड़ा सा ज्ञान कम है। नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए तो बात कर रहे हैं हम अभी। क्या है कि छोटे जो बच्चे रहते हैं, इन्फेंट्स और स्कूल जाने वाले बच्चे रहते हैं, इन्फेंट्स में तो ज्यादातर सांस तेज चलती है उनकी। हम लोग जो रिट्रैक्शंस बोलते हैं, मतलब आप देखो तो सांस जब तेज चलती है तो रिब्स के बीच में काफी अंदर जाता है, और यू कैन हियर देम वीजिंग। सो एक विसलिंग नॉइज आती है जब वो सांस लेते हैं, और जो लगातार खांसी होना है वो काफी कॉमन रहता है। थोड़े बड़े बच्चे होते हैं तो उनमें भी होता है ये सिम्टम्स, बट जैसे बात करना शुरू कर देते हैं तो दे कैन टेल कि उनमें चेस्ट टाइटनेस हो रही है, या काफी बार चेस्ट पेन के भी सिम्टम्स होते हैं। तो दे आर एबल टू एक्चुअली वर्बलाइज एंड टेल कि उनमें क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। बट लगभग आई वुड से इट्स वेरी सिमिलर, चाहे बच्चे हों चाहे एडल्ट्स हों, द सिम्टम्स आर क्वाइट सिमिलर। जो बड़े बच्चे होते हैं और एडल्ट्स होते हैं, उनमें अनलेस दे हैव एन एस्मा अटैक गोइंग ऑन, जो बच्चों में जैसे टाइप के होते हैं सिम्टम्स उतने नहीं होते हैं एडल्ट्स में, बट इट कैन स्टिल हैपन। अच्छा, तो अस्थमा को अटैक से तो आप पहचान सकते हैं कि अस्थमा अटैक आ गया है, वीजिंग हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो खांसी आती है। लेकिन इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? हाउ डू वन नो कि वही उसे अस्थमा ही है, कुछ और नहीं? क्योंकि कई बार सर्दी होने के समय भी ये सारे सिम्टम्स थोड़े थोड़े आते हैं, लेकिन अस्थमा का क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो बताइए। Asthma is actually mostly a clinical diagnosis, but there are certain tests that we can do. तो पहले तो मुझे ये बताना है कि क्या what do you mean by clinical diagnosis? तो क्लिनिकल डायग्नोसिस ऐसा है कि एस्मा इज अ वेरी टिपिकल, उसमें बहुत टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। जैसे कुछ कुछ बच्चों में ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि एलर्जीज हैं, या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हुए, या तो बाहर पार्क में गए तो पॉलन वॉलन एक्सपोजर के कारण तुरंत सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो व्हेन यू हैव दैट ट्रिगर एंड व्हेन यू नोटिस कि हर बार अपना बच्चा पार्क में जाके खेलता है या फिर कैट्स या डॉग्स के आसपास रहता है, तो तुरंत खांसी और छींकना और सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है, तो दैट्स अ वेरी सजेस्टिव ऑफ एस्मा। क्या है कि और टेस्ट जो होते हैं उसमें लंग फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, स्पायरोमेट्री, वो टेस्ट हम लोग करते हैं टू कंफर्म एस्मा। बट काफी बार छोटे बच्चे जो होते हैं, स्पेशली इन्फेंट्स और टॉडलर्स जो रहते हैं, वो स्पायरोमेट्री या लंग फंक्शन टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उनमें मेनली बेस्ड ऑन सिम्टम्स एंड कितना, मतलब जो उनके पेरेंट्स बताते हैं कि बार बार ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हम डायग्नोज करते हैं। तो और बाकी जैसे चेस्ट एक्सरे और ये सब है, वो उतने दे आर नॉट सो डायग्नोस्टिक ऑफ एस्मा। वो चेस्ट एक्सरे ज्यादातर निमोनिया या उसके लिए यूज किया जाता है, पर एस्मा के लिए इट इज लंग फंक्शन टेस्ट।
ओके। और उसके अलावा जैसे एलर्जी टेस्ट होती हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि काफी बार एलर्जीज के कारण एस्मा होता है, तो एलर्जी टेस्ट कर सकते हैं। आजकल एक और एक टेस्ट होती है जिसमें उसको एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट बोलते हैं। तो अपना जब लंग्स में इन्फ्लेमेशन होता है, जब सूजन होती है एलर्जीज के कारण, आपकी सांस में एक नाइट्रिक ऑक्साइड करके गैस होती है, उसकी मात्रा जो है काफी बढ़ जाती है। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक्सहेल नाइट्रिक ऑक्साइड का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें बच्चों को या एडल्ट्स को उसमें ब्लो करने के लिए बोलते हैं, और फिर जो नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा है उसको कंफर्म करते हैं। और अगर बहुत हाई रहा तो इट इज वेरी वेरी सजेस्टिव ऑफ एलर्जी या एलर्जिक इन्फ्लेमेशन या एस्मा जो होता है एलर्जीज की वजह से। वो काफी अच्छी टेस्ट रहती है उसके लिए। ऑल राइट। तो एस्मा का टेस्ट तो हमने करा लिया। मुझे एक बात ये समझनी है मनीषा, डॉक्टर मनीषा आपसे, कि ऐसा हो सकता है क्या किसी को जीवन में एस्मा नहीं है लेकिन मे बी ओल्ड एज में डेवलप हो रहा है, या एडल्टहुड में आके अचानक से एस्मा डेवलप हो रहा है? इज इट पॉसिबल? या इट इज पॉसिबल एक्चुअली। काफी जैसे बड़े लोगों में जो एस्मा होता है एडल्ट्स में, उनको जैसे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स रहते हैं, जैसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे टॉक्सिक फ्यूम्स हैं, पोल्यूशन के वजह से होता है, या फिर ये स्मोक एंड हेज एंड ऑल दिस। एग्जैक्टली स्मोक, और उसके कारण एडल्ट्स में काफी बार होता है। एंड देन देयर आर सर्टेन एलर्जीज ऑल्सो, जैसे आप कहीं रहने गए, वहां पे बहुत ज्यादा पॉलन काउंट है, या आप ओवर टाइम काफी बार एलर्जीज डेवलप हो जाते हैं, उसकी वजह से भी एस्मा हो सकता है बड़े लोगों में। जी, बिकॉज अभी आजकल जो कोविड चल रहा है वो भी लंग की बीमारी ही है एक तरह से। तो रात को सोने के समय कभी कभी मुझे ये डर लगता है कि शायद मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, और इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा कि अगर ऐसी सिचुएशन किसी एडल्ट में आए लाइफ में कि हम सांस की तकलीफ बढ़ रही है, तो मुझे लगता है उन्हें एस्मा का टेस्ट करा लेना चाहिए। जी, जरूरी मतलब जरूर करवा लेना चाहिए, पर हर सांस की बीमारी जो होती है वो जरूरी नहीं है कि एस्मा हो। देयर आर अदर कंडीशंस दैट कुड कॉज डिफिकल्टी ब्रीदिंग। अंडरस्टैंड। तो आपने जैसे लंग फंक्शन टेस्ट का बताया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी कि वो लंग फंक्शन टेस्ट होता कैसे है? तो उसमें क्या है कि एक मशीन रहती है स्पेरोमीटर करके, उसमें अ पर्सन हैज टू forcefully exhale. So there are different breathing techniques that are done, essentially deep inhalation followed by forceful exhalation, and then it sort of gives us certain numbers कि कितने आसानी से you can take breath in and out. So उससे क्या है कि there are parameters that we are able to look at, things like vital capacity, FEV1 बोलते हैं, forced expiratory volume in 1 second, which is how much you can breathe out in or exhale forcefully in 1 second. There are some numerical values that are captured during these tests, and उनका एक स्टैंडर्ड जो हेल्थी लोग जो होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड रहता है प्रेडिक्टेड वैल्यूज, उसके कंपैरिजन में उनके कंपेयर किया जाता है कि हाउ मच आर दे एबल टू रीच दैट प्रेडिक्टेड वैल्यू। एंड यूजुअली पीपल हु हैव एस्मा हैव low lung function. It's a test where breathing techniques are used to measure your lung volumes and flow. Understand. तो अब एस्मा की ट्रीटमेंट क्या है? मतलब अभी छोटे बच्चों से लेके बड़े उम्र तक आप एस्मा का ट्रीटमेंट बताइए। सो मेनली एस्मा का ट्रीटमेंट जो होता है, 2 टाइप की दवाइयाँ यूज की जाती हैं। मोस्टली इनहेलर्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनहेलर जो है अपन इनहेल करके सीधा लंग्स, क्योंकि एस्मा इज डिजीज ऑफ द लंग्स, राइट, ब्रीदिंग ट्यूब, सो इनहेलर्स यूज करते हैं। बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनहेलर्स। एक को बोलते हैं रेस्क्यू इनहेलर, और दूसरा टाइप का इनहेलर होता है वो कंट्रोलर इनहेलर रहता है। रेस्क्यू इनहेलर जो होता है, एस्मा के जो सिम्टम्स होते हैं उसको रेस्क्यू करता है। द वे इट वर्क्स इज, जब एस्मा का अटैक आता है, एस्मा फ्लेयर अप जो होता है, तो ये ब्रीदिंग ट्यूब्स जो होती हैं वो बहुत टाइट हो जाती हैं,
बिकॉज ऑफ द मसल्स, मसल टाइटनिंग होती है उसमें। तो ये रेस्क्यू इनहेलर ये मसल जो टाइटनिंग को लूज करता है, and then it makes the airways open and you can breathe better. And because it acts immediately, it kind of rescues your symptoms, right? So उसको rescue inhaler बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो controller inhaler बोलते हैं उसको। So जो controller inhaler होते हैं, अंदर की जो सूजन रहती है सांस की नलियों में, उसको कम करते हैं। These controller inhalers are very slow acting. मतलब जैसे रेस्क्यू इनहेलर अपन ने लिया तो तुरंत विद इन 5-10 मिनट्स आराम, या बट जो कंट्रोलर इनहेलर्स होते हैं विच आर टिपिकली इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, दे टेक अप टू 2 or 3 weeks फॉर इट टू फुली sort of start acting and reduce the swelling. वो धीरे धीरे काम करते हैं। तो क्या है कि because they act slowly, they are typically advised, I mean we advise people to use them more on a daily basis to keep the swelling under control. All right. तो जैसे ट्रीटमेंट तो इंसान लेता ही है बीमारी में, लेकिन क्या इसमें कुछ ऑप्शंस है कि घर में ही कोई रेमेडी, होम रेमेडीज हो सकती हैं जो एस्थमा को बचाएं या ज्यादा दवाइयों पे डिपेंडेंस ना बढ़े? So Juhi, I mean unfortunately, you know, अगर किसी को एस्थमा हो गया है तो it is very, I mean just by home remedies it is very difficult to control the symptoms, but you know you can use diet and good habits as other adjuvant therapy, right? Like आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, एंटी इन्फ्लामेटरी फूड और ये सब आप लीजिए, उससे you can help with your asthma. But if you're already experiencing symptoms of asthma, usually I would say there are, you know, you better go to see a doctor and get the medications. दो चीजें इसमें जानना चाह रही थी मैं कि ट्रिगर्स क्या है और रोल ऑफ न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज एस्थमा पे क्या है। तो आप इसे 2 सेगमेंट्स में समझाइए हमें कि जो एक तो कॉमन ट्रिगर्स है पोल्यूशन से रिलेटेड है, और कैसे इंसान अपने कंट्रोल में अपने एस्थमा अटैक से बच सकता है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चल सकता है। तो उसमें न्यूट्रिशन का रोल भी समझना जरूरी है। So nutrition is really important. So what we know about asthma is, especially बचपन से जो अपनी healthy lifestyle अगर we take on, then we can prevent certain diseases from happening, right? So asthma is also one of those. I mean, there are certainly genetic factors. तो अगर parents को या you know relatives को अगर asthma है तो your chances of having asthma are higher. But जो research studies से you know what we know is that if you eat healthy diet, which is like fruit, lots of fruits and vegetables, high fiber diet, and low processed food, like high in vitamins and minerals, then you are less likely to develop asthma, or if you have asthma, it will be much milder. So अपनी न्यूट्रिशन पे तो बहुत ध्यान देना चाहिए, because what we also know is that your body, especially your gut, has a lot of microbes, right? So जो good bacteria, gut bacteria जो होते हैं, so वो imbalance जो होता है, जो healthy gut bacteria का imbalance होने से काफी chronic diseases होते हैं, and one of those is asthma. So it's really important to maintain a good, healthy, nutritional habits and nutrition and all that. Yes. So मनीषा, आपने बहुत अच्छा किया ये मेंशन करके कि गट हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट। हमने गट हेल्थ पे एक एपिसोड किया है, उसका लिंक इस वीडियो के साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे कुछ फूड आइटम्स होंगे जो एस्थमा को ट्रिगर करते होंगे, या एस्थमा पेशेंट्स को नहीं खाना चाहिए जिससे वो ज़्यादा खराब हो सकता है, या फिर उसको रोकने के लिए या परखने के लिए कोई टेस्ट कराना चाहिए? काफी लोगों को जैसे एलर्जीज रहते हैं, राइट, फूड एलर्जीज, उसका ध्यान देना चाहिए। काफी बार जैसे छोटे बच्चों में पीनट्स या और दूसरे जो नट्स हैं वो खाने से रैशेस होते हैं या डायरिया होता है या सांस की तकलीफ होती है, सो दैट मीन्स दे आर एलर्जिक टू इट, सो उनको जांच करवानी चाहिए। बट in general,
पीपल हु हैव एज़मा, अगर वो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और प्लांट बेस्ड डाइट ज़्यादा खाते हैं, तो then they can maintain their asthma under better control. What we know is that high fat diet, ज़्यादा तेल वेल जो especially saturated fats जो रहते हैं वो खाने से, low fiber diet खाने से काफ़ी बार you tend to have more problems. And then also animal fat, so जैसे non-veg खाना बहुत ज़्यादा वो अच्छा नहीं रहता है. I guess it's very easy to find out if you have food allergies or not. Like you can monitor for symptoms, especially जो anaphylaxis बोलते हैं वो तो बहुत ही dangerous रहता है कि you eat a little bit of, I'm just using example of peanut. काफ़ी लोगों को बहुत severe allergy रहती है कि मतलब even मूंगफली का जो छिलका रहता है उसको भी टच कर लिया तो they can go into anaphylaxis, which is basically swelling of the breathing pipe, and it can be fatal, जान भी जा सकती है. जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा. फूड एलर्जी एक तरह की चीज होती है और फूड सेंसिटिविटी दूसरी. फूड एलर्जी सी फूड से बहुत लोगों को होती है. ऐसे होता है कि स्वेलिंग आ जाती है पूरे चेहरे पे और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है ना? That's correct. Yes. Yeah, that's a very extreme form of like allergy, or we call it anaphylaxis. All right. तो आज आपने ये एक अच्छा वर्ड सिखा दिया, एनाफाइलैक्सिस. Yes. तो मनीषा जी, आप मुझे एक बात बताइए, प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी या ऐसी कोई चीज जो अस्थमा को वर्स कंडीशन तक पहुंचा देती है? There are a lot of things that can trigger your asthma. So हमने न्यूट्रिशन की तो बात की थी. The other things, right? क्या ऐसा environment में आप रह रहे हैं, right? If you are smoker or if you live around smokers, then that can also cause or trigger your asthma, right? So आप खुद भी धूम्रपान नहीं करिए and also stay away from people who smoke. So even second-hand smoke exposure is bad. And in fact, there are a lot of studies that have shown that third-hand smoke exposure is also not good for your health. So third-hand smoke exposure क्या होता है, right? So what it is like, अगर जैसे आपके friends या कोई हैं जो smoke करते हैं, उन्होंने smoke किया, वो घर आए आपके, तो उनके जो clothes में, हाथ में, बालों में, they can still carry the smoke के जो particles रहते हैं, जो भी toxic compounds रहते हैं, they can still have it. They can have it in their lips and breath and all that. So that can also cause symptoms. So even third-hand smoke exposure has been shown to cause a lot of side effects. That can also trigger asthma, especially in small children. Other environmental things are, अगर आप बड़े सिटीज में रह रहे हैं जहाँ पे काफी पोल्यूशन है, राइट? कार्स या ट्रेन्स या जो भी लाइक एग्जॉस्ट फ्यूम्स एंड ऑल दैट, उसकी वजह से भी होता है. केरोसिन जलाते हैं, डीजल कार यूज करते हैं, उससे भी काफी टॉक्सिक फ्यूम्स प्रोड्यूस होती हैं. इवन घर के अंदर जैसे काफी बार लोग फायर प्लेस यूज करते हैं या वुड बर्न करते हैं टू कुक फूड. दैट is also not good for your lungs. The other things that we also know about things that can trigger asthma are stress. So जैसे काफी आप stress में रहते हैं उससे and stress can be related to a lot of things, right? When you are under a lot of stress, it can cause a lot of chronic conditions, or it can exacerbate any chronic condition. So stress is not good for your body. सिर्फ asthma ही नहीं, काफी other chronic conditions भी हो सकती हैं. And then also poor sleep. So if you don't get good sleep, that can also result in high stress. Your body can be stressed if you don't get good sleep, and that can also cause asthma to flare up. So I mean, you have to overall maintain healthy lifestyle and eat healthy, get good control of asthma. जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपको asthma हो गया है और symptoms हो रहे हैं, तो it is really important that you go and see doctor and get the inhalers and take them regularly.
But at the same time, you should also focus on triggers that may be causing your asthma symptoms, right? And then work on reducing those triggers. And there are different types of triggers for different types of people. So you have to look at where your triggers are. आपने बहुत अच्छे से समझाया मनीषा जी। मैं एक बार इसको दोहराना चाहूंगी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो हैं जो आपके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है। उसके अलावा है स्मोकिंग। स्मोकिंग में नॉट हार्म यू, बट यू आर एक्चुअली हार्मिंग योर ओन किड्स एंड योर वाइफ इन द हाउस एटलीस्ट, राइट? Then That's right. you have to look at your nutrition, which is so important, and you're emphasizing again and again on eating healthy and plant-based, more plant-based, and avoiding oils and fats, etc. But I would like to know from you now is how about the exercise, because asthma is basically the disease of the lungs. So how do you advise your patients? What kind of exercise should they do? What we tell our patients is that just because they have asthma, they should not stop exercising. So काफी बार लोगों को जैसे exercise करते हैं तो they can have asthma symptoms. That doesn't mean that exercise is not good for them. So just because you have asthma doesn't mean like कि काफी पेरेंट्स को बहुत टेंशन होता है कि अपने बच्चों को जैसे उनको देखते हैं कि सांस की तकलीफ हो रही है तो they will not let them exercise. They will just say please एक ही जगह बैठे रहो because तुम whenever वो दौड़ते भागते हैं तो they can start having wheezing or trouble breathing, but actually that's not right. They should let them exercise. So any exercise is good for people who have asthma. It's just that they have to take precautions. So what kind of precautions do you have to take? So again, it again goes back to what's triggering your asthma, right? So if you're exercising, let's say in a park, right? If you're running and playing in grass, or there are a lot of trees around that have pollen in it, so then obviously आपको asthma symptoms होने के chances रहेंगे because your triggers are right there, right? So you can take your inhaler, the rescue inhaler that I was talking about, and then allergy medicine, right? You can do that. And also, because certain trees and certain grasses will have peak season when they bloom, right? So avoiding going out during high pollen count would be helpful. Maybe you can change your plan and do exercise indoors during that time. Right. Similarly, like, avoid exercising right next to, a busy street where there is a lot of exhaust or fumes and all that. Right. And then, so you can control those kinds of things. But oftentimes, we see that despite taking those kinds of precautions, you can still have trouble breathing when you're exercising. So what we recommend is definitely use your inhaler before you exercise so that can prevent exercise-induced asthma symptoms. ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि कुछ लोगों को मैं जानती हूँ वो इसी बहाने से कि मुझे एस्थमा है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ, मेरी सांस फूलने लगती है। शायद ये डाउट आज थोड़ा क्लियर हो जाए कि एक्सरसाइज एक्चुअली केवल आपके लंग्स के लिए नहीं, बाकी आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। That's right. So it is very important. Exercise is really important for the body. So one more thing which I didn't mention earlier, exercise से ध्यान आया कि obesity जो रहता है, overweight, that can also cause asthma, or that can actually, if you have asthma and if you're overweight, that can be a trigger for your asthma. So that's why, वजन ज्यादा रहने से भी that's not good, and the only way you can become slim or reduce your weight is by good diet, which is again going back to the same basic principle. I think I'm repeating myself over and over again that but it is so important. Do repeat, don't worry. because I mean the solution is actually very simple. अगर आपको inhalers और आपको नहीं वो सब लेना है तो you really have to maintain healthy lifestyle, right? So that's a given, right? So it comes back to the age-old sort of wisdom, right? Eat right, sleep right, and do the right things. Just so eat again. So what we see these days is like there are a lot of obese people who have asthma,
And Correct. obesity is definitely linked to asthma. And again, healthy lifestyle by eating low fat, fruits and vegetables, plant-based diet, high fiber diet, those are really important. And then exercise, right? So, and exercise can be anything. There is no specific this thing. If you like to run. If you want to do yoga, if you want to do, whatever, Just high walk. intensity. Walking, dance, jogging, weights, dance, anything you should just do. I mean, it's really important to use our muscles and joints and all that in general for Yes. healthy living. Yes, and absolutely 100% avoid stress. Take a cup of tea and chat with your friends. Yes, that's right. That's always ज़्यादा, although I must say too much caffeine and all that is also not good. So drink tea and drink all those, but in moderation. Yes, absolutely. I just have once or twice, maybe in week. 1 week I'll have 2 cups of tea. That's all I have. That too dip wala green tea. So That's good. Manisha, because आप स्टैनफोर्ड में हैं और ये हमें बताइए आपकी जो लेटेस्ट रिसर्च ट्रीटमेंट या मेडिकेशन से रिलेटेड जो एस्थमा पेशेंट्स की लाइफ की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हैं कुछ, उनमें से कुछ चीज आप मेंशन करना चाहती हैं या आपको लगता है आपने सब कर दिया? आप देख के बताइए कोई चीज रह गई है? Think. So what I can tell you is that जो asthma के काफी नए टाइप के inhalers and नई दवाइयाँ काफी आ गई हैं आजकल, जिसके कारण कंट्रोल करना, asthma कंट्रोल में रखना has become possible for many people, right? Because of so much research in asthma, what we know is that जी. asthma is nothing but a chronic inflammatory condition, right? मतलब अपने जो सांस की नलियां हैं उसमें सूजन की वजह से होती है, right? So Correct. now the inflammation या सूजन जो होती है, that can be caused by different chemical mediators जो अपनी बॉडी प्रोड्यूस करती है. And so nowadays there are specific medications which kind of target these chemical mediators and block them from causing the inflammation. So Okay. those are not only in term like inhalers, but also there are some oral medications, injectable medications that are available. And so people who have really severe asthma and have like severe allergies can benefit from these the newer what we call as asthma biologic therapy. ये आपने नई बात बता दी है. तो मनीषा जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया. हम आपसे मिलते रहेंगे. You're welcome. Juhi, it's, as I said, it's always pleasure. You are doing such a good job. You do a phenomenal job. Thank you. थैंक यू सो मच. हम आपका जो कोविड-19 के वैक्सीन के रिलेटेड एक बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया था, उसकी लिंक भी इस वीडियो के साथ जरूर शेयर करेंगे. दोस्तों, आप वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा. आपके सारे मन के भ्रम और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ये महामारी हम सबको बेचैन करने आई है, लेकिन इसके बारे में अगर हम पढ़ें और वैक्सीनेशन लें तो बहुत सहायता और राहत मिलती है ना मनीषा? That's right. And I have to tell everybody that please go ahead and take COVID-19 vaccines. It's really important. That's the only way we can control this pandemic. मैंने पहले इंटरव्यू में आपको समझाया ही था कि काफ़ी सेफ हैं ये वैक्सीन्स जो निकली हैं. They are very safe and please take them. दोस्तों, हमें जरूर बताएं कि आपको ये चर्चा कैसी लगी. क्या आपके मन में एस्थमा से रिलेटेड कुछ सवाल और हैं? तो इन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए. हम इनका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे. अपना प्यार छलकाते चलिए. मेरे चैनल जूही शुक्ला को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये एपिसोड जरूर शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नमस्कार.